क्या हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी को कुछ अर्सा पहले तक सिनोनिम्स कंसिडर किया जाता था कि एक दूसरे के सिनोनिम था, लेकिन अब मॉडर्न रिसर्च से पता चला है कि हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी सिनोनिम्स नहीं है। असल में एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की एक सब टाइप है। हाइपर सेंसिटिविटी अनयूजुअल रिस्पॉन्स है नॉर्मल इम्यून सिस्टम का किसी भी कंडीशन की तरफ जो दूसरों के लिए हार्म है। ऐसा मतलब बॉडी हाइपर सेंसिटिव, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया किसी चीज़ को। तो इसके 5 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। उनमें से सिर्फ 2 टाइप्स हैं जो एलर्जी में आती हैं, बाकी 3 टाइप्स अलग ही हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसको कहते हैं इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन अब जितने भी रिएक्शन हैं ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। एंटीबॉडीज़ 5 तरह की होती हैं। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। जिनका ताल्लुक हाइपर सेंसिटिविटी से है वो ए है, IgE है और ए नहीं है, IgG, IgM और E, ये तीनों का ताल्लुक हाइपर सेंसिटिविटी में। 5 टाइप्स में ये ही 3 इन्वॉल्व होती हैं। इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन ये होता है IgE एंटीबॉडीज़ की वजह से। इसमें अस्थमा लाइक कंडीशंस होती हैं। ये मतलब रिस्पॉन्स फौरी तौर पे आएगा और एलर्जी फौरी तौर पे। जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो एकदम से उसको खांसी उठ जाती है और वो काफ़ी देर वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाता। तो इस तरह से अस्थमा लाइक कंडीशन हो जाती है, लेकिन वो अस्थमा नहीं होता, वो सिर्फ एक एलर्जी होती है या हे फीवर। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इनमें IgG एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं और देयर कम्प्लीमेंट। इनमें एग्जांपल आती है ब्लड क्रॉस मैचिंग। ये जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसकी क्रॉस मैचिंग की जाती है। अगर क्रॉस मैचिंग दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन क्रॉस मैचिंग फिर भी की जाती है ट्रांसफ्यूजन से पहले, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत से एंटीजन होते हैं हमारे ब्लड सेल्स पे। वो देखा जाता है कि कोगुलेशन तो नहीं हो रही है, कोगुलेशन हो जाए तो वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है और पूरी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। तो इसलिए उससे ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन से बचने के लिए ब्लड क्रॉस मैचिंग की जाती है। टाइप 3 है इम्यून कॉम्प्लेक्स। कि ये एक बीमारी असल में बहुत ज़्यादा बीमारियों को साथ लिए बैठी। इसमें IgM और IgG एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल है गाउट, गैंटिया। इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है काफ़ी, जॉइंट्स पेन, सारे के सारे बॉडी के बहुत से जॉइंट्स छूट जाते हैं। हमारा मेजर कंसर्न है एलर्जिक रिएक्शंस। तो टाइप 4 डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। ये तो इमीडिएट आ गया ना रिएक्शन, है ये भी एलर्जिक रिएक्शन लेकिन इमीडिएट है, मतलब फौरी तौर पर रिएक्शन आ गया इसका। लेकिन ये डिलेड एलर्जिक रिएक्शन है या सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन। इसका रिएक्शन आने में टाइम लगता है लेकिन आता है ये भी। इसमें ये वाहिद टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी की जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। एंटीबॉडीज आर नॉट इन्वॉल्व। इसमें मेमोरी सेल्स, T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल है टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो
उस टाइम उसको चेक करके ट्रांसप्लांट तो कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंदा 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। पता चलता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जबकि उस टाइम वो सक्सेसफुल लग रहा होता है। क्योंकि वो डिलेड एलर्जिक रिएक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होता है वो, उसमें चंद दिन भी लग सकते हैं, चंद महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट होता है वो चंद सेकंड्स, मिनट्स इसके हिसाब से आता है इसका रिस्पॉन्स। टाइप 5 है। टाइप 5 को पहले टाइप 2 का ही पार्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसको टाइप 5 अलग से नाम दे दिया गया है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ का टाइप 1 डायबिटीज़ भी आती है, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो अपने ही सेल को खाना शुरू करते हैं। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अटैक करते हैं बॉडी सेल्स पे। बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडी सेल को इन्वेडर कंसीडर करते हैं और उन पे अटैक कर दिया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्योंकि टाइप 2 में एक वक्त में कंसीडर होता था, तो इसके जो ये एंटीबॉडीज़ वो भी सेम है, वो आईजीजी और इसके कम्प्लीमेंट ही है। इसकी एग्जांपल है मिस्थेमिया ग्रेविस। इसमें जो ये न्यूरोनल डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी स्लगिश हो जाती है, बॉडी सही से काम नहीं कर पाती क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एलर्जिक रिएक्शन है। ये भी एलर्जिक रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन है, और यही इन दोनों को ही एलर्जी कहते हैं। टाइप 1 और टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन है, बाकी 2, 3 और 5 ये हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन ज़रूर हैं, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में कंसिडर नहीं होते। एलर्जिक रिएक्शन पढ़ने से पहले बहुत से हमें सेल्स का पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स होते हैं जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शन में हिस्सा लेना, तो हम बेहतर है पहले उन सेल्स के बारे में पढ़ लें। सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ इम्यून सिस्टम, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अनडिफरेंशिएट या इन्हीं को स्टेम सेल्स भी कहते हैं। प्रोली या प्रोलीपोटेंट सेल्स। मोस्ट कॉमनली इसके बारे में हमने पढ़ा था बोन मैरो स्टेम सेल्स, जब बोन और कार्टिलेज का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैट्रिक में, वहाँ से बोन मैरो स्टेम सेल। तो ये वही स्टेम सेल्स होता है जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, तो ये इन्होंने डिफ्रेंशिएट होना होता है, तो ये कोई भी बॉडी का सेल बना सकते हैं, या ये 2 से 3 तरह के थे। इनकी टाइप्स में सबसे पहले हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स ये वो सेल्स हैं जो एरिथ्रोब्ला एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। दूसरी तरह के सेल्स हैं माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ये वही सेल्स हैं जिसमें प्लेटलेट्स बनते हैं, प्लेटलेट्स। माइलॉइड सेल से बेसोफिल्स बनते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, और एक और तरह के सेल हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आगे यूटिलाइज होना है उसमें एलर्जिक रिएक्शन में अवसर पे। और यहाँ पर तीसरे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं लिम्फोइड सेल्स। इनसे बनता है लिम्फोब्लास्ट सेल्स। इनकी क्लासिफिकेशन इधर कर लेते हैं। लिम्फोब्लास्ट सेल से बनेंगे लिम्फोसाइट्स और मोनोब्लास्ट सेल्स। लिम्फोसाइट्स 3 तरह के सेल्स बनेंगे, टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स।
नेचुरल किलर सेल्स, इनको NK सेल्स भी लिखा जाता है। बी सेल्स बोन मैरो स्टेम सेल, अगर इंसानों में, ह्यूमंस में या दूसरे, और अगर बर्ड्स में हो तो बर्ड्स में एक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम से रखा गया है ये। और टी सेल्स ये टी थाइमस से है, ये थाइमस ग्लैंड से बनते हैं। टी सेल्स आगे 4 तरह के हैं, यहाँ पे देखा ही तुम, TH, TDH, TC और TR। मैं यहाँ लिख देती हूँ TH क्या है। TH टी हेल्पर सेल, TR टी रेगुलेटरी सेल है, और से रेगुलेटरी। सी से साइटोटॉक्सिक, और TDH टी डिलेड हाइपरटॉक्सिक। ये डेंड्रिटिक सेल्स मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी में एलर्जन एंटर होता है या एंटीजन एंटर होता है, उसको सबसे पहला जो इंट्रैक्शन होता है जिसके साथ, जिन सेल्स के साथ वो इन कॉन्टैक्ट होता है, वो यही सेल्स है, डेंड्रिटिक सेल। अब मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी एट सेलुलर लेवल पढ़ना है। मैकेनिज्म, ये सेलुलर लेवल पे एलर्जी कैसे करती है। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी एट सेलुलर लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनरलाइज मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ, फिर सेलुलर लेवल पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर होता है एंटीजन का बॉडी में, जैसे एक्सपोजर होगा इससे हो जाएगी बॉडी सेंसिटाइज। ये सिर्फ जनरल मैकेनिज्म है, फिर अभी ये सेलुलर लेवल डिस्कस करते हैं। पहले मैं, मुझे याद है मैं ये तो डिस्कस ही नहीं किया। सेंसिटाइज द बॉडी, बॉडी सेंसिटाइज होते ही असल में इसका मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज बन गई हैं। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन इस बार नो साइन एंड सिम्टम्स बनेंगे। एंटीबॉडीज 2 तरह की बनती हैं, कुछ होती हैं सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, कुछ होती हैं फिक्स्ड एंटीबॉडीज। फिक्स्ड एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होती हैं जो जहाँ पर बनती है वो वहीं रहती हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं कर रही होती। ये फिक्स्ड एंटीबॉडीज हमारे उन एरियाज में होती हैं जहाँ पर किसी भी एंटीजन के एंटर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज बाकी सारे ब्लड में ही घूम रही होती हैं। ये जो फिक्स्ड एंटीबॉडीज होती हैं इनसे लोकलाइज रिएक्शन आता है। फिक्स्ड टाइम जगह पे हो तो लोकलाइज रिएक्शन ही देंगी, हमेशा सिस्टेमिक रिएक्शन वही चीज़ें देते हैं जो ब्लड में होती हैं। तो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ये देंगी सिस्टेमिक रिएक्शन। ये सिस्टेमिक रिएक्शन खतरनाक भी हो सकता है, यही फैटल होता है। लोकलाइज रिएक्शन कभी भी फैटल नहीं होता है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सिस्टेमिक रिएक्शन आमतौर पर फैटल हो जाते हैं। अब इसको देखते हैं कि सेलुलर लेवल पे असल में कैसे काम करता है। बॉडी का सबसे पहले पोलन ग्रेन या कोई भी एंटीजन एंटर हुआ है, एलर्जन एंटीजन, ये इन कांटेक्ट आया विद द डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल क्या करता है, एंड इसको पोलन ग्रेन को प्रोसेस करता है। ये सेल है, ये डेंड्रिटिक सेल है, ये इसके ऊपर ये आया, इसके कुछ फ्रैगमेंट्स इसमें चले गए और ये इसके साथ अटैच हो गए, इसके फ्रैगमेंट्स। इसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये जो अब सेल है डेंड्रिटिक सेल, जिसके पास एंटीजन का भी कुछ पार्ट है या पोलन ग्रेन कहने हैं, एंटीजन कहने हैं, तो इसको कहते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, APC। डेंड्रिटिक सेल
अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होता है, लेकिन जब ये इनके साथ इन कॉन्टैक्ट आता है ये उसको प्रोसेस करता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएट होगा। इसलिए अब इस सेल का डेंड्रिटिक सेल अब क्या बन गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है, सर्कुलेशन में एंटर हो गया। ये था एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये इन कॉन्टैक्ट आया एक और सेल के जिसको कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, टीएच सेल, हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल, इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आया और ये सेंसिटाइज हो गया। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स अब जब इसके साथ ये एपीसी और ये हेल्पर टी सेल इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो हेल्पर टी सेल्स दो तरह के सेल्स बनाता है। एक तो टीएच एक्टिवेटेड सेल्स, बी और टी ये दोनों मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मेमोरी सेल्स बनते ही टी सेल और बी सेल से हैं। टीएच एक्टिवेटेड सेल और टीएच मेमोरी सेल तो बनने ही बने थे ना। और एक्टिवेटेड सेल अब जब एंटीबॉडी जो एंटर हो गई है, एंटीजन एंटर हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी तो बनी है ना, एक्टिव सेल इसलिए बने। अब ये एक्टिव सेल है, ये एक्टिव सेल जाके एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, ये जाएगा बी सेल्स के पास, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स के पास, और उनको सेंसिटाइज करेगा। बी सेल को सेंसिटाइज करके बी सेल से भी आगे यही दो सेल्स बनेंगे, बी एक्टिवेटेड सेल और बी मेमोरी सेल। ये जो बी एक्टिवेटेड मेमोरी सेल ये सेकेंडरी एक्सपोजर में यूज होंगे, फिलहाल के लिए प्राइमरी एक्सपोजर पर है। जो बी एक्टिवेटेड सेल है अब ये जाएंगे, ये भी डिफ्रेंसिएशन में जाएंगे, ये अंडरगो डिफ्रेंसिएशन और ये बनाएंगे प्लाज्मा सेल्स। खास किस्म के प्लाज्मा सेल होते हैं जो अब ये वाले सेल, दिस प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये प्लाज्मा सेल असल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। आया कहाँ से था, पोलन ग्रेन मिला डेंड्रिटिक सेल से। डेंड्रिटिक सेल ने पोलन ग्रेन का या एंटीजन का कुछ पार्ट अपने साथ वो किया, डिफ्रेंशिएट हो गई, ये बन गया एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन के ये ही डेंड्रिटिक सेल एपीसी कहलाया। एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन कॉन्टैक्ट आया टीएच के, हेल्पर टी सेल्स। इन हेल्पर टी सेल्स के आगे दो सेल्स बने सेंसिटाइजेशन के बाद, टीएच एक्टिवेटेड सेल और टीएच मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का रोल सेकेंडरी एक्सपोजर में, फिलहाल के हम सिर्फ प्राइमरी एक्सपोजर पढ़ रहे हैं। टीएच एक्टिवेटेड सेल ने मजीद आगे बी सेल्स को एक्टिवेट किया, बी सेल्स से भी आगे दो वही सेम सेल बने जो टीएच के थे, बी एक्टिवेटेड सेल और बी मेमोरी सेल। बी मेमोरी सेल का अगेन रोल सेकेंडरी एक्सपोजर में, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और बी एक्टिवेटेड सेल डिफ्रेंसिएशन है इनकी, इन्होंने बनाई प्लाज्मा सेल। अब ये असल में प्लाज्मा सेल ने बनाई एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इस स्ट्रक्चर में एफसी टेल होती है और ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है ऊपर वाला। ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन ही असल में एंटीजन के साथ बाइंड करता है और फिर रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब ये सपोज कर लेते हैं ये आईजीई एंटीबॉडीज बन गई। ये एंटीबॉडीज दो तरह के सेल के साथ बनी। अब एंटीबॉडीज दो तरह की बनी ना, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज और लोकलाइज्ड। वो सेल होता है बेसोफिल सेल्स और एक तरह की सेल है मास्ट सेल्स। ये एंटीबॉडीज ने जब इन सेल्स के साथ, इन दोनों में से किसी भी सेल के साथ जुड़ना है तो वो टेल के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा स्पेसिफिकली एंटीजन के लिए होता है, एंटीजन के साथ। मास्ट सेल, ये मास्ट सेल है, इसके साथ ये आगे जुड़े। ये फिक्स्ड एंटीबॉडीज होती हैं क्योंकि मास्ट सेल फिक्स पोजीशन में ही रहता है, अपनी मास्ट सेल मूव नहीं करते इन द ब्लड।
तो ये एंटीबॉडीज अब फिक्स्ड एंटीबॉडी से रहेंगी और इनसे रिएक्शन लोकलाइज होगा। अच्छा, मास्ट सेल या बेसोफिल सेल दोनों में हिस्टामिन के वेसिकल होते हैं, हिस्टामिन होते हैं दोनों में। जैसे ये जब वो मीडिएटर्स रिलीज करने होंगे इंडेक्स वगैरह, तो ये तब रिलीज, इसके ऊपर भी जाके अटैच हुई। अब ये वाली जो है ये सिस्टेमिक रिएक्शन देंगी और ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है। ये है प्राइमरी एक्सपायर ऑफ एंटीजन, सेकेंडरी एक्सपायर नहीं।